हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है, जिसका बुक फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हमारा जो ज्योग्राफी का क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। बच्चों, ये जो हम वीडियो देखेंगे, ये हमारी क्लास 12 की जो हमारी बिल्कुल न्यू सपोर्ट मटेरियल आई है, उसके क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर शुरुआत होती है हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल के अंदर हम किस चीज का अध्ययन नहीं, उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल के अंदर उपागम 6 होता है, आपको पता है। अन्वेक्षण और वितरण ये उपागम है। भूगोल का उत्तर आधुनिकतावाद ये भी उपागम है। क्षेत्रीय विभेदन ये भी है। और कौन सा नहीं है, प्रकृति का मानवीकरण ये नहीं है, ये उपागम नहीं है। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है। तो बच्चों ये समझ लो पहले, भूगोलवेत्ता किसे कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भूगोल का विशेषज्ञ होता है उसे हम भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसका संबंध संभववाद से है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है पॉल विडाल डी ला ब्लास, बी इसका सही उत्तर है। सेकंड का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चुनिए। तो बच्चों उचित विकल्प का चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। जो भौतिक भूगोल होता है वो भौतिक पर्यावरण का क्या करता है, अध्ययन करता है। ये तो कथन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अच्छा सेकंड देखते हैं बच्चों, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच का संबंधों का अध्ययन करता है। यह भी कथन सही है। तो बच्चों पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन कराता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं हम, मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। तो बच्चों देखिए, मानव भूगोल जो है, पृथ्वी अस्थिर है और मानव क्रियाशील है और इनके बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है ये दिया था एलन सी सैंपल। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा का समर्थन करता है। तो बच्चों ये जो कथन है, यह कथन हमारा संभववाद विचारधारा को सपोर्ट करता है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आते हैं तो बच्चों हमारा बिल्कुल छोटा सा चैनल है, स्टार्टिंग पेज पे है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में हमें कुछ चीजें सुधार करनी चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उन चीजों को सुधार सके। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो मानव भूगोल की शाखा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है आवास भूगोल, ये तो है। जनसंख्या भूगोल ये भी है। नगरीय भूगोल ये भी है। डी है समुद्री विज्ञान, तो ये नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस देश किस विचारधारा से है। तो बच्चों जो भूगोलवेत्ता थे हमारे ग्रिफिथ टेलर, उनका संबंध नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। आपको मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, संभववाद और नियतिवाद के बीच की एक विचारधारा होती है जिसे हम कहते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हमारा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है। और ये क्वेश्चन घुमा के दे रखा है, मैंने इजी वाला पढ़ दिया। ठीक है, ये इजी वाला क्वेश्चन पढ़ दिया, कौन सा कथन सही है। तो देखो पहला कथन क्या कह रहा है, भू आकृति विज्ञान मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। तो बच्चों देखो, भू आकृति विज्ञान मानव भूगोल की तो महत्वपूर्ण शाखा नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, हमें सही कथन का चुनाव करना है। रेडजल ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल गलत।
नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होता है। बिल्कुल सही बात। जो टेक्नोलॉजी होती है बच्चों, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होता है किसी भी समाज की सांस्कृतिक विकास के स्तर को दिखाता है। तो बच्चों सी तो सही है, पर वैसे डी भी देख लीजिए। ठीक है, मानव द्वारा विशाल नगरीय प्रसार नियतिवाद का सूचक, बिल्कुल गलत। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का कौन सा स्रोत नहीं है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है हमारा खोज यात्राओं का वितरण, नहीं ये नहीं हो सकता। प्राचीन मानचित्र व डायरिया, ये भी नहीं है। चंद्रमा से प्राप्त चट्टानों के नमूने, ये भी नहीं। प्राचीन महाकाव्य, हां जी ये है बच्चों। क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है? तो ये सब तो स्रोत है ही, ठीक है, ये स्रोत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर बल देता है? तो कौन सा ऐसा कौन सी उपागम है जो सांख्यिकी विधियों का अध्ययन कराता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है हमारा स्थानीय संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। 11 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन हमारा, डैश किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होता है? तो बच्चों जो प्रौद्योगिकी होती है ना, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, तो ये किसी भी समाज के विकास का क्या होता है बच्चों? सूचक होता है। प्रौद्योगिकी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड है डैश का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या है बच्चों इसका सही उत्तर? प्राकृति। प्राकृति जो होता है उसका ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा। उपरोक्त संकल्पना किस विचारधारा का समर्थन करती है? तो बच्चों ये जो विचारधारा है ये नवनिश्चयवाद विचारधारा का समर्थन करती है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब बच्चों कुछ हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारा, नव निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत की थी? तो मैंने अभी बताया था आपको, ये बच्चों करी हमारी ग्रिफिथ टेलर जी ने। किसने करी है बच्चों? ग्रिफिथ टेलर जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, जनसांख्यिकी का अध्ययन भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? तो जनसांख्यिकी का अध्ययन करना, जनसांख्यिकी को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं आपका डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना, तो ये जनसंख्या भूगोल के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आर्थिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं या उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल के अंदर आता है पहला तो विपणन भूगोल। विपणन का मतलब क्या होता है? विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। विपणन को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग। जब कोई भी प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है और उसके बाद की जो पूरी प्रोसेस होता है उसको ही मार्केटिंग विपणन बोलते हैं। सेकंड है बच्चों पर्यावरण भूगोल। ठीक है, और भी हो सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, अध्ययन के उपागम के आधार पर भूगोल के दैत्यवाद, दैत्यवाद का मतलब होता है इंग्लिश में होता है डायनियल थ्योरी, देवताओं का सिद्धांत की 2 विचारधाराओं के नाम लिखिए। तो एक तो है प्रादेशिक और एक है क्रमबद्ध विचारधारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, उत्तर उपनिवेशवाद युग में अध्ययन का प्रमुख उपागम क्या था? तो अध्ययन का जो प्रमुख उपागम था वो था प्रादेशिक विश्लेषण। क्या था बच्चों? प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, भारत में अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का जीवन भूगोल की को किस विचारधारा को प्रस्तुत करता है? तो बच्चों देखो, भारत के अंदर जो अबूझमाड़ क्षेत्र होता है, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का जीवन भूगोल के जिस विचारधारा को प्रस्तुत करता है वो है पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा। क्या है बच्चों? पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और जो चाहे वो एमसीक्यू वाले हो
या हमारे वन लाइनर्स क्वेश्चन हो, ठीक है, वन लाइन क्वेश्चंस, इनको देगा बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के जो हमारे सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उनकी भी वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें बच्चों। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ और अपने एक स्कूल ग्रुप में चैनल को शेयर करना ना भूलें। और कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 के अंदर हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बच्चों आपके लिए अपलोड कर देंगे और एक प्लेलिस्ट बना देंगे क्लास 12 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लाइन वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। बच्चों प्लीज आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में।